दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारतीय प्रीमियम परफ्यूम बाजार पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट खास तौर पर 3,000 से 8,000 रुपए की कीमत वाले सेगमेंट पर फोकस करती है और इसे नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह पेश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बाजार एक नई ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए आप कह सकती हैं कि सोने की खान जैसा है। लेकिन क्या ये तस्वीर वाकई इतनी सुनहरी है? तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, क्या ये सेगमेंट सच में एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए जबरदस्त ग्रोथ का मौका है, या फिर इसमें छिपे हुए रिस्क्स और चैलेंजेस सफलता की राह को उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल बना देते हैं? मेरा मानना है कि रिपोर्ट के आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि यह बाजार एक नए डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C ब्रांड के लिए एक असाधारण अवसर है। और मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूं। मेरा मानना है कि रिपोर्ट में बताई गई ग्रोथ की संभावनाओं के बावजूद जो रेगुलेशंस का जाल है, मार्केट में जो कट थ्रोट कंपटीशन है और दूसरे रिस्क्स हैं, वो इस मौके को बहुत ज़्यादा अनसर्टन और कह सकते हैं कि खतरनाक बना देते हैं। देखिए, आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। ये सेगमेंट भारतीय खरीदारों के लिए एक स्वीट स्पॉट है। ये मास मार्केट और अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स के बीच की जो खाली जगह है उसे भरता है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ये बाजार करीब $1.4 बिलियन का था और हर साल लगभग 18% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 5 साल में ये बाजार 2 गुना हो रहा है। ये किसी नए ब्रांड के लिए एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ने जैसा मौका है। और ये ग्रोथ हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। लोगों की बढ़ती आमदनी, शहरीकरण और देश में करीब 58 करोड़ युवा हैं जो परफ्यूम को अब जरूरत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, नाइका और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी पहुंच गए हैं, जहां पर परफ्यूम की मांग 25% से 35% सालाना बढ़ रही है। फाइनेंस की नज़र से देखें तो ग्रॉस मार्जिन 55% से 70% तक है, जो कि मास मार्केट के 35% के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक नए ब्रांड के लिए सिर्फ 16 से 18 महीने में प्रॉफिटेबल होने का एक साफ रास्ता दिखाता है। हाँ, 70% का ग्रॉस मार्जिन सुनने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आधी कहानी है। जब आप इसमें से 12% से 18% तक का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म निकालते हैं, डिलीवरी का खर्चा जोड़ते हैं और फिर एक एक ग्राहक को अपनी वेबसाइट तक लाने का 200 से 500 रुपये तक का मार्केटिंग खर्च जोड़ते हैं, तो आपकी जेब में 70 में से मुश्किल से 25-40 रुपये बचते हैं। ये उतना आकर्षक नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। मेरे लिए असली सिरदर्द तो रेगुलेशंस का जाल है। एक नए ब्रांड को सरकारी विभागों के एक चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। आपको FSSAI से लेकर CDSCO तक जो कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करते हैं, और यहाँ तक कि PSO से भी लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि परफ्यूम वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। रिपोर्ट खुद मानती है कि इनमें से किसी एक में भी आपकी फाइल अटक गई तो आपका लॉन्च महीनों पीछे चला जाता है और शुरुआती खर्चा ही 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। और कंपटीशन उसे तो बहुत हल्के में लिया जा रहा है। टॉम फोर्ड जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स अब नायका के जरिए सीधे भारतीय बाजार में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ ऊद अरेबिया जैसे मिडिल ईस्ट के ब्रांड्स हैं जो 25-35% की तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। इन सब दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं मानती हूं कि बाजार के साइज को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं। कुछ रिपोर्ट इसे $281 मिलियन का कहती हैं, तो कुछ $2.19 बिलियन तक का। लेकिन हर एक अनुमान में एक बात कॉमन है, डबल डिजिट ग्रोथ। और उससे भी जरूरी बात यह है कि प्रीमियम सेगमेंट यानी 1,000 रुपए से ऊपर वाला बाजार मास मार्केट के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है, 15-18% बनाम 8 से 12%। ये प्रीमियमीकरण का एक साफ ट्रेंड दिखाता है। लोग अब बेहतर क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, और यही तो एक नए क्वालिटी फोकस्ड ब्रांड के लिए सबसे शानदार माहौल है। लेकिन क्या बाजार के साइज में इतना बड़ा अंतर अपने आप में एक रेड फ्लैग नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये $300 मिलियन का बाजार है, दूसरी तरफ $2 बिलियन का। ये दिखाता है कि मार्केट में कितनी अनिश्चितता है और ये किसी भी बिजनेस प्लान की नींव को कमजोर कर देता है। एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि वो कितने बड़े तालाब में उतर रहा है।
रिपोर्ट खुद इस कमी को मानती है और कहती है कि 3000 से 8000 वाले सेगमेंट पर सटीक परफॉर्मेंस डेटा लिमिटेड है। तो ये सब अनुमानों पर खेला जा रहा एक दाव है, किसी ठोस तथ्य पर आधारित फैसला नहीं। आप सही कह रहे हैं, डेटा में अनिश्चितता है। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर इस बाजार में उतरने का फैसला करता है। सबसे पहला सवाल, वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा कहाँ? यहीं पर D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल इस कहानी का हीरो बनकर आता है। रिपोर्ट बिल्कुल सही कहती है कि एक D2C फर्स्ट रणनीति अपनानी चाहिए। इससे आपको महंगे स्टोर्स खोलने और रिटेलर्स को मोटा कमीशन देने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और आपके मार्जिन सीधे सीधे 40-50% तक बढ़ जाते हैं। बॉम्बे परफ्यूमरी जैसे देसी ब्रांड्स ने यही तो किया है। उन्होंने एक अच्छी कहानी, एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट और सीधे ग्राहक तक पहुंच के दम पर अपनी एक खास जगह बना ली है। ये मॉडल एक नए खिलाड़ी को सीधे अपने कस्टमर्स से बात करने, उनका फीडबैक लेने और एक लॉयल कम्युनिटी बनाने का मौका देता है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यह D2C मॉडल, जिसे आप हीरो बता रहे हैं, पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग और नाइका जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है। ये एक दो-धारी तलवार है। रिपोर्ट में ग्राहक को अक्वायर करने की लागत यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए तक बताई गई है। एक नए ब्रांड के लिए जिसका नाम कोई नहीं जानता, शुरुआत में ये लागत और भी ज्यादा हो सकती है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत पैसा जलाना पड़ेगा सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए। और दूसरी, उससे भी बड़ी समस्या है प्लेटफॉर्म पर निर्भरता। रिपोर्ट कहती है कि आपका 40-50% रेवेन्यू अकेले नाइका जैसे प्लेटफॉर्म से आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। सोचिए, कल को अगर नाइका अपनी कमीशन 5% बढ़ा दे या अपने एल्गोरिदम में कोई बदलाव कर दे जिससे आपका ब्रांड नीचे दिखने लगे, तो आपका आधा बिजनेस रातों रात ठप हो सकता है। ये आज़ादी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की गुलामी है। मैं आपकी निर्भरता वाली बात समझती हूँ, लेकिन चलिए उस चीज़ पर आते हैं जो इस निर्भरता के जोखिम को उठाने लायक बनाती है, और वो है इस बिजनेस की अविश्वसनीय लागत संरचना। जब मैंने ये आंकड़े देखे तो मैं हैरान थी। रिपोर्ट का एनालिसिस दिखाता है कि भारत में 50 ml की प्रीमियम परफ्यूम की बोतल बनाने का कुल खर्च सिर्फ 161 से 360 रुपए के बीच आता है, जबकि वो बाजार में 3000 से 8000 रुपए में बिक रही है। ये 88% से लेकर 98% तक का ग्रॉस मार्जिन है। ये एक ऐसा वित्तीय मॉडल है जिसके लिए कोई भी उद्यमी कुछ भी कर सकता है, और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बाहर से बने बनाए परफ्यूम इंपोर्ट करने से 40-60% सस्ती पड़ती है, क्योंकि इंपोर्ट पर 30-40% की भारी ड्यूटी लगती है। ये मॉडल इतना मजबूत है कि मार्केटिंग और दूसरे खर्चों के लिए बहुत गुंजाइश छोड़ देता है। आप बार बार ग्रॉस मार्जिन पर लौट आते हैं, लेकिन बिजनेस सिर्फ मार्जिन पर नहीं, कैश फ्लो पर चलता है। यानी आपकी जेब में असल में कितना पैसा आ और जा रहा है। रिपोर्ट का अपना प्रॉफिट लॉस का अनुमान देखिए। वो दिखाता है कि एक रियलिस्टिक सिनेरियो में भी कंपनी पहले साल में 19.5 लाख रुपए का और दूसरे साल में 1.5 लाख रुपए का घाटा उठाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोन पर लगने वाला ब्याज। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात है DSCR यानी डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कंपनी अपनी कमाई से अपनी लोन की EMI चुका सकती है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 साल के लिए ये रेशियो 1 से भी कम है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपनी EMI भरने जितने पैसे भी नहीं कमा रही है। ये किसी भी बैंक या निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कागज पर मार्जिन बहुत अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोन चुकाने के पैसे नहीं हैं तो आपका बिजनेस दिवालिया हो सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआती संघर्ष तो हर नए बिजनेस में होता है। चलिए कंपटीशन की बात करते हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि इस सेगमेंट में मध्यम प्रतिस्पर्धी तीव्रता है। इसका मतलब है कि मुकाबला है पर गला काट नहीं, और ये भी कि बाजार में उपभोक्ता मांग के सापेक्ष कम प्रवेश हुआ है। मतलब डिमांड ज्यादा है और अच्छे प्लेयर्स कम हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स की ई-कॉमर्स में अभी भी गहरी पकड़ नहीं बनी है, और जो मौजूदा देसी ब्रांड हैं उनकी सप्लाई में दिक्कतें रहती हैं। ये एक नए ब्रांड के लिए एक खाली मैदान जैसा है, जहां वो ऑथेंटिक कहानी, सस्टेनेबिलिटी और बेहतर परफॉर्मेंस जैसे कि 6 से 10 घंटे तक टिकने वाली खुशबू जैसे डिफरेंशिएटर्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह बना सकता है। रिपोर्ट यही तो करने की सलाह दे रही है। मैं इस आकलन से बिल्कुल असहमत हूं।
ये कहना कि इंटरनेशनल ब्रांड्स की पकड़ नहीं है, ये अब सच नहीं रहा। ये शायद 2 साल पहले सच होता। रिपोर्ट खुद मानती है कि टॉम फॉर्ड और क्रीड जैसे लग्जरी के बादशाह 2024 से नाइका पर ऑफिशियली आ चुके हैं। वो अपने साथ सालों की ब्रांड इक्विटी और ग्राहकों का भरोसा लेकर आते हैं। एक नया ब्रांड उनसे कैसे मुकाबला करेगा? और ये तो सिर्फ एक मोर्चा है। दूसरे मोर्चे पर मिडल ईस्ट के ब्रांड्स हैं जो 25-35% की तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। उनकी खुशबू भारतीय पसंद के बहुत करीब है और उनकी कीमत भी कम है। और तीसरे मोर्चे पर बॉम्बे परफ्यूमरी जैसे दूसरे देसी स्टार्टअप्स हैं जो पहले से ही मार्केट में हैं। तो एक नए एंटरप्रेन्योर को इन सब से एक साथ लड़ना है, लग्जरी ब्रांड्स के प्रेस्टीज से, मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स की कीमत से और दूसरे स्टार्टअप्स की फुर्ती से। ये मध्यम तीव्रता नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट वॉर है, एक बहुआयामी युद्ध क्षेत्र है। इस पूरी चर्चा के बाद भी मेरा यही मानना है कि रिपोर्ट जिस अवसर की ओर इशारा कर रही है वो ठोस और वास्तविक है। बाजार में मजबूत मांग है, मार्जिन बहुत ज्यादा कमाने की क्षमता है और D2C का एक आजमाया हुआ रास्ता मौजूद है। हाँ, जोखिम हैं, बिल्कुल हैं, जैसा हर नए काम में होता है, लेकिन वे सभी प्रबंधनीय हैं। एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर इन चुनौतियों से निपट सकता है और बाजार की जो जबरदस्त विकास क्षमता है उसके सामने ये जोखिम छोटे नजर आते हैं। जबकि विकास की कहानी बहुत लुभावनी है, मुझे लगता है कि जोखिमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रेगुलेशंस का जो चक्रव्यूह है, मुकाबला जो हर दिन और मुश्किल होता जा रहा है और शुरुआती सालों का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इस काम को एक बहुत ही हाई रिस्क वाला सौदा बनाते हैं। रिपोर्ट में जो असाधारण मार्जिन की बात की गई है, वो सिर्फ तब हासिल हो सकता है जब आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो और किस्मत भी आपका साथ दे, और इन दोनों चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये साफ है कि भारतीय प्रीमियम परफ्यूम का बाजार मौकों और चुनौतियों का एक बड़ा ही जटिल मिश्रण है। एक तरफ आकांक्षाओं और विकास की अपार संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर एग्जीक्यूशन और कंपटीशन की बड़ी-बड़ी दीवारें भी हैं। बिल्कुल। आखिर में सफलता या असफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि कोई उद्यमी इन जोखिमों को कैसे नेविगेट करता है और भीड़ में अपने ब्रांड को सबसे अलग कैसे खड़ा कर पाता है। इस विषय पर और भी बहुत कुछ है जो इस सामग्री में खोजा जा सकता है।